गोयल अस्पताल में पत्रकारों के लिए लगाया गया हेल्थ चेकअप कैंप। पूर्वी दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कृष्णा नगर क्षेत्र में स्थित गोयल नर्सिंग यूरोलॉजी सेंटर में डॉक्टर अनिल गोयल द्वारा पत्रकारों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मीडिया मित्रों को, जिन्होंने इतनी भारी संख्या में आकर एक स्वास्थ्य चेकअप कराया और हर्ष मल्होत्रा जी से ब्रेकफास्ट मीटिंग की और उनसे चर्चा भी की कि किस प्रकार से वो पूर्वी दिल्ली का विकास करेंगे, किस प्रकार की उनकी रणनीति है। ये सारी बात भी मीडिया दोस्तों ने माननीय हर्ष मल्होत्रा जो हमारे पूर्वी दिल्ली से सांसद प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे की। देखिए, मैं समझता हूँ पत्रकारों को बहुत स्ट्रेस रहता है, उनका दिन रात का ड्यूटी रहती है। जब देखो कभी कोई क्राइम सीन पर जाना है, कभी किसी सोशल प्रॉब्लम्स के लिए डील करना है, कहीं कोई आग लग गई है वहां पहुंचना है, तो इस स्ट्रेस में उनको कितने लोगों को शुगर है, बीपी है, स्ट्रेस ओरिएंटेड डिजीज है, कितने मेटाबॉलिक डिजीज है, मान ली मोटापा है या हार्ट डिजीज है, इस सब का पूरा हमने एक एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप का प्लान किया। और हम सब लोग ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि हमारे जितने मित्र हैं मीडिया के वो स्वस्थ रहें, तभी वो देश के लिए, देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पत्रकारों ने आकर अपनी देह की संपूर्ण जांच करवाई। धन्यवाद दूंगा तो सबसे ज्यादा भाटी जी हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे विजय कपूर जी हमारे सीसीएल के दोस्त और हमारे संगठन के लोग हैं, इसमें खासतौर से कमल मोदी राजा। इस चिकित्सा कैंप में पत्रकारों के लिए शुगर जांच, ब्लड प्रेशर जांच, LFT, CBC, KFT, ECG, लिपिड प्रोफाइल सहित अनेक टेस्ट किए गए। आदरणीय डॉक्टर अनिल गोयल जी, भाटी साहब, कपूर साहब, CCN वाले मित्र, मोहित नहीं होता आजकल, अच्छा वैसे होता तो है ना, ठीक है। और बाकी हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई भी बैठे हैं, कमल जी, बीजेपी की भी और साथी बैठे हैं, हमारा मीडिया ऑर्गेनाइज करने वाले जैन साहब, उनके एक साथी और हैं। बस साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ये धन्यवाद करता हूँ कि राष्ट्र निर्माण में आप लोग भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। ये बात ठीक है, मीडिया बहुत महत्वपूर्ण रोल है आज के परिप्रेक्ष्य में। चुनाव के परिप्रेक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक परिप्रेक्ष्य की भी बात कर रहा हूँ। और चाहे कोई सुखद घटना हो, चाहे कोई अच्छी घटना ना हो रही हो समाज में, उसको निष्पक्षता से दिखाना ये आप लोग करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल जो मीडिया है, मीडिया की परिभाषा भी बदल गई है। पहले सिर्फ DD न्यूज़ हुआ करता था, शाम को 8 बजे समाचार आते थे। मैंने भी देखा ही है, मैं उतना छोटा नहीं था उस समय। उसके बाद कुछ चैनल्स हुए, कई बार ऐसा सुनने रेडियो पे आता था। एक टाइम ऐसा भी था जब हम DD में एक ही बार न्यूज़ देखते थे, तो कोई कहता था ऐसा समय भी आएगा जब सारा दिन न्यूज़ चला करेंगे। तो हम लोग तो पिक्चर के बीच में भी न्यूज़ आ जाती थी तो भी दुखी होते थे उस टाइम, पर उस समय बड़ा अजीब लगता था, सारा दिन न्यूज़ का क्या करेंगे, सारा दिन न्यूज़ कैसे चल सकती है, 3-4 न्यूज़ होती है सारा दिन की। लेकिन वो सब चीजें समय के साथ साथ एंटायरली चेंज हो गया। और इस समय मैं ऐसा मानता हूं कि एक टाइम था, जब जनरल बात कर रहा हूं, माइक पे इसलिए कर रहा हूं कि पीछे तक चली जाए, एक टाइम था कि BBC ने कोई बात कह दी तो वो पत्थर की लकीर हो जाती थी, BBC न्यूज़ ने कोई बात कही। लेकिन आज का जो समय आ गया है, जो भारतीय मीडिया है, बड़े चैनल्स के लेकर के और वेब पोर्टल्स, मैं देखता हूं कि कई बार छोटे छोटे यूट्यूबर्स, छोटे नहीं कहना चाहिए, एक यूट्यूबर मिलियंस की रीच टच करता है। और मैं समझता हूं कि कोई भी न्यूज़ किसी के लिए भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती है। आज मनाली की न्यूज़ अगर दिल्ली में आ रही है तो वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पूरे देश का भाव पता लगता है, पूरे देश का सिस्टम समझ में आता है। तो इसलिए मीडिया की परिभाषा एंटायरली बदली है। और चौथा पिलर जरूर कहा जाता है लोकतंत्र का मीडिया को, सच भी है, लेकिन उसके अंदर इतनी ब्रांचेस हो गई हैं, सोशल मीडिया से लेकर के डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया। आज बड़े बड़े प्रिंट हाउसेस भी अपने डिजिटल मीडिया को इंस्टेंट या ब्रेकिंग के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और मैं मानता हूं इसी तरह से जो अपने ये वेब पोर्टल्स हैं, यूट्यूब के लोग हैं,
इन लोगों की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि साधारण व्यक्ति जो है वो आज हर चीज मोबाइल पे लिए घूम रहा है। रिलायंस ने दुनिया मुट्ठी में जब करवाई थी, उसके बाद से ये रेवोल्यूशन आया, मैं मानता हूँ। आप सब लोग सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं डॉक्टर अनिल गोयल जी के निमंत्रण पर। मैं आप सबका बहुत आभारी भी हूँ और मैं मानता भी हूँ कि जो लोकतंत्र का उत्सव है, इस बड़े यज्ञ में आप लोगों की भी आहुति बहुत महत्वपूर्ण है। श्री हर्ष मल्होत्रा ने हेल्थ कैंप में आए हुए पत्रकार साथियों का अभिनंदन किया व उन्हें सामाजिक स्तर पर प्रभावी भूमिका निभाने वाले चौथे स्तंभ की कार्यप्रणाली पर भी विस्तार पूर्वक उल्लेख किया। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्री हर्ष मल्होत्रा ने पत्रकारों के प्रश्नों का भी उत्तर दिया। हर्ष मल्होत्रा साहब, पूर्वी दिल्ली लोकसभा संसदीय क्षेत्र भाजपा की झोली में आए, क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? इसमें कोई रणनीति स्ट्रेटेजी की आवश्यकता नहीं। पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी की सरकार ने समाज के, जनता के, हर समुदाय के, हर वर्ग के, हर धर्म के लिए इतना काम किया है कि अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो सुबह से शाम हो सकती है, लेकिन 2-3 मोटी मोटी बातें भी बताता हूं। गरीब वर्ग के लिए कोविड से लेकर के आज तक दिल्ली के 78 लाख राशन कार्ड धारियों को आज भी मुफ्त में राशन मिल रहा है। उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, उसके पीछे कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है। सिर्फ एक ही बात मोदी जी के मन में है कि रात को मेरा कोई भी देशवासी भूखा ना सोए। आप सबने कोविड को महसूस किया है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोविड में फ्रंट से लीड ना करते तो देश कैसे बचता। दूसरी तरफ राजनीति कर रहे थे केजरीवाल साहब कि हमें दिल्ली में हम वैक्सीन लगवाएंगे, तो 10-15 दिनों के लिए उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप मुख्यमंत्री हैं, आप लगवाना चाहते हैं, थोड़ा केंद्र की मदद हो जाएगी, आप भी करिए। 15-20 दिन तक ऑर्डर ही नहीं दे पाए हैं वैक्सीन का। मन में कोई प्लानिंग ही नहीं है। और बल्कि उस समय प्लानिंग किस चीज की हो रही थी कि मेरे बंगले का रेनोवेशन कैसे हो। 52 करोड़ रुपए रेनोवेशन पे खर्च कर देते हैं। पर ऑन द अदर हैंड प्रधानमंत्री जी ने न केवल भारतवासियों को 8 महीने में नई वैक्सीन दी, 140 करोड़ देशवासियों को 3-3 डोज फ्री में लगवाई है। 168 दूसरे देशों में भी उन्होंने वैक्सीन भेजी है। वसुधैव कुटुंबकम हमारे लिए फ्रेज नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम प्रधानमंत्री जी ने सिद्ध करके दिखाया कि जब अन्य देशों को भी प्रधानमंत्री की या भारत की जरूरत है तो अपने संसाधनों में से, देश के संसाधनों में से उन कंट्रीज को भी मदद की। इस मौके पर श्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि भाजपा ने चुनाव में जारी किए गए घोषणा पत्रों पर पूरी गंभीरता से कार्य किया है। बीजेपी ने 2014 का घोषणा पत्र, 19 का संकल्प पत्र, उसमें 99% और 95% जो कहा वो किया है। अभी भी हम जनता के बीच में से हमने उनके सुझाव लिए हैं कि वो देश की, दिल्ली की, अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए या किसी और बात के लिए उनका कोई सुझाव है, हमने लिए हैं। हम उसको अपने संकल्प पत्र में ऐड कर रहे हैं और जो भी जनता के सुझाव आएंगे, और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 में देश को विकसित भारत बनाने का, और इन अगले 5 वर्षों में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का, ये सबसे बड़ा टारगेट प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। इसके अलावा जनता जो भी सुझाव देगी हम उसको अपने घोषणा पत्र में डालेंगे। लेकिन एक प्रमुख बात, जो भी हम घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में कहते हैं, पहले भी हमने 99% और 95% पूरा किया है, इस बार भी 100% करने का प्रयास करेंगे। श्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि दिल्ली की जीवन दायिनी यमुना को स्वच्छ व निर्मल कर सकें। एक और इम्पोर्टेंट बात, हम सबके लिए ये तो सौभाग्य की बात है कि हम सबकी जीवन दायिनी यमुना जी दिल्ली में से होकर के निकलती है। लेकिन दुर्भाग्य ये हो गया कि केजरीवाल साहब ने सिर्फ भाषणों में और वोट लेने के लिए यमुना जी में मैं साफ कर दूंगा, मैं डुबकी लगवाऊंगा, तुम्हारा बेटा, वो सब बातें झूठे साबित हुई। उसमें भी
भगवान उन्हें माफ नहीं करेगा। यमुना जी की सफाई के लिए 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आया है और आए हुए भी 5-6 साल हो चुके हैं। क्या यमुना जी साफ हुई? आप लोग बताइए। क्या हम अपने बैसाखी के त्योहार पर हम अपनी नदियों में जाकर के आचमन करते हैं, स्नान करते हैं? क्या यमुना जी में हम जाकर के आचमन कर सकते हैं? तो इसका दोषी केजरीवाल साहब है। 3000 करोड़ रुपए उसमें भी खा गए। मेरी प्रायोरिटी में होगा कि केंद्र सरकार में अधिकारियों से और जो मंत्री इस काम के लिए होंगे उनसे निवेदन करूंगा कि और उसके लिए पूरा परस्यू करूंगा कि यमुना जी बिल्कुल साफ स्वच्छ हों। हम सब दिल्ली वासी अपने त्योहार पर यमुना जी का आचमन कर सकें, स्नान कर सकें, पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें और साबरमती फ्रंट की तरह ही यमुना जी पर भी ऐसा फ्रंट हो, दिल्ली वासी जाकर के यमुना जी के स्वच्छ किनारे पर स्वास्थ्य लाभ ले सके। श्री हर्ष मल्होत्रा ने केंद्र सरकार की विकासकारी नीतियों का उल्लेख किया। जो मेरठ एक्सप्रेसवे बना सराय काले खां से लेकर के और मेरठ तक, जिसमें हमारा पार्ट चाहे गाजीपुर तक का ही है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही उसका शिलान्यास किया। उस समय महेश गिरी जी सांसद थे और बाद में आदरणीय मोदी जी ने ही उसका उद्घाटन किया। पॉल्यूशन खत्म होता है उससे, ट्रैफिक जाम खत्म हुआ। 30-35 मिनट लगा करते थे, आज 7 मिनट में हम सराय काले खां से गाजीपुर तक पहुंचते हैं। तो अब अक्षरधाम से सहारनपुर तक का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बन रहा है। ये जिसको जमुना पार कहा जाता है, अब तो ये जमुना पार भी नहीं कहलाता है, अब तो उधर के लोग जमुना पार कहलाते हैं कई बार। और दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो ये भी यहीं से ही चल रही है। ये मैंने मोटे मोटे बड़े काम आपको गिनाए हैं। आज ऐसे भी हाईवेज बन रहे हैं जिस पर जेट प्लेन्स को लैंड कराया जा सकता है इमरजेंसी में। आप लोगों ने देखा भी होगा, यमुना एक्सप्रेसवे पे भी हुआ, उधर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी कराया गया था। श्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पर भी तीखा प्रहार किया। उनका सबसे बड़ा नेता बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर है। उनका डिप्टी सीएम 1.25 साल से अंदर है। सत्येंद्र जैन जी अंदर है। अभी पता नहीं और कौन कौन जाएगा, क्योंकि अब केजरीवाल जी ने वहां जाकर के थोड़ा सच बोलना शुरू किया है। उसमें वो आतिशी जी का नाम भी ले रहे हैं। पता नहीं वो भी झूठ ना हो, कभी इस चक्कर में ले दिया हो कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है, आतिशी को टेंटेड कर दो। इनका कोई भरोसा नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अगर केजरीवाल जी की सद्बुद्धि के लिए उपवास कर रहे हैं तो उन्होंने स्थान गलत चुना है। उनको राजघाट पे करना चाहिए था। कम से कम महात्मा गांधी जी के साक्ष्य में कोई अच्छा काम करते कि केजरीवाल जी को सद्बुद्धि देने के लिए उपवास कर रहे हैं तो उसका लाभ भी होता। केजरीवाल साहब ये भूल जाते हैं कि जो उन्होंने 2013 में कहा था, एक छोटी सी सभा में बड़ा वीडियो क्लिप पॉपुलर हुआ कि मनीष, अगर मैं भी कहीं भ्रष्ट हो जाऊं, उनको पता था, दरअसल अंतर्यामी है वो, जब वो बोलते हैं कि ये अब जेल में जाने वाला है तो थोड़े दिनों में जेल में चला जाता है, तो उनको 2013 में भी पता था कि वो भ्रष्ट होंगे। उन्होंने कहा था मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा तो मेरे को भी हटा देना, मैं भी जेल में चला जाऊंगा। लेकिन कहा उन्होंने मनीष को था, उनकी टाइमिंग यहाँ गलत हो गई। मनीष पहले जेल में चले गए क्योंकि उन्होंने मनीष के लिए भी कहा था, तो पहले उन्होंने अपना उत्तरदायित्व निभाया है। जो कर्म किया है इन्होंने भ्रष्टाचार का, वो भुगतना पड़ेगा। देश में कानून का राज है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, दिल्ली पुलिस हो, देश की पुलिस हो, सब एक कानून के अंतर्गत काम करते हैं। किसी को भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई कानून की कोई एक एजेंसी 19-20 गलत करती है, बायस होती है, तो उसके ऊपर की एजेंसी है। फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला है। हाई कोर्ट ने मना किया है उनको जमानत देने से, सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया जी चले गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र है, भारत के अंदर कानून का राज है, वो जाए ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात जाकर के रखे। तो सुप्रीम कोर्ट भी, जब चंडीगढ़ के मेयर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं,
जब संजय सिंह को जमानत मिल सकती है तो केजरीवाल को भी मिल सकती है। वो जाए अपना तथ्य ठीक से जाके रखे। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो 8 सम्मन ईडी से क्यों भागते रहे? केजरीवाल जी जो उन्होंने कर्म किए हैं वो भुगतने पड़ेंगे। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि केजरीवाल की कही हुई बातें अक्षरशः सिद्ध होने लगी हैं। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर अनिल गोयल जी का, जिन्होंने पत्रकारों को ये सोचते हुए कि उनका स्वास्थ्य सही रहेगा तो क्षेत्र सही रहेगा, क्योंकि वाकई में जो पत्रकार उन पे स्ट्रेस रहता है, क्योंकि जगह रात भी जागना, अन्य जगह जगह हर प्रकार की मीडिया कवरेज करना, तो डॉक्टर साहब ने जो उनके स्वास्थ्य के लिए सोचा है ये बहुत बड़ी सोच है। और मीडिया यदि हमारे साथ और मीडिया चलते हुए स्वस्थ रहेगा तो मैं मानता हूँ जनता भी स्वस्थ रहेगी, क्योंकि न्यूज का बहुत बड़ा असर पड़ता है। कई कार्यवाही जो है वो मीडिया के माध्यम से होती है। तो आप सबके स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हेल्थ चेकअप कैंप रखा। और हर्ष मल्होत्रा की जो सोच है कि पूर्वी दिल्ली में सब सुखी रहेंगे, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी सोच है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।